चलो, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन डिस्कस किया था एंड मैंने आपको बताया था कि फ्लोरिनेशन इज सो फास्ट एंड सो एक्सोथर्मिक दैट इट इज explosive in nature, right? The second one, chlorination is fast and non-selective in nature. Bromination is slow and selective. अगर आपको उससे भी ज्यादा सिलेक्टिव कराना है तो एक रिएजेंट आता है जिसका नाम है NBS, ऐसे ही लिखते एग्जाम में, राइट? लिखो हेलोजिनेशन यूजिंग NBS, N-bromosuccinamide in the presence of light. हेलोजिनेशन यूजिंग NBS, नाम क्या है? N-bromosuccinamide, N-bromosuccinamide, NBS. सक्सिनिक एसिड याद है आपको? मैंने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के आपको कई सारे एसिड लिखवाए थे. सो दिस इज द अमाइड ऑफ दैट. दिस इज NBS एवरीबॉडी. ये NBS. ओके, सो व्हाई दिस रिएजेंट इज वेरी स्पेसिफिक? राइट इट डाउन. NBS will attack only on allylic and benzylic position. 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 ओके buddies, only on allylic and benzylic. अब मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं, देखो आपने अगर इस तरह के पोजीशन देखे हुए हैं, so this is allylic hydrogen, yes or no? Now if you are going to use NBS, क्योंकि देखो ये काफी लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल है तो इस फॉर्म में कम लिखा रहता है, मोस्टली ऐसे ही लिखता है NBSH. तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? इसमें आपको हेलोजिनेट कराना है कौन से पोजीशन में? बोलो. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अलाइलिक में करना है. मैंने अगर आपको ऐसा दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैंने यहाँ पे बेंजीन, अलाइलिक बेंजाइलिक सबको मालूम है ना, दिस इज अलाइलिक हाइड्रोजन. अलाइलिक हाइड्रोजन. ऐसे ही बेंजाइलिक के बारे में मैं बात करूं, सो दिस इज बेंजाइलिक. ये सुनो, अब देखो बेटा अगर यहाँ पे CH3NH एंड CH3 भी मैं कर दूं और आपके सामने ये 3 डिग्री भी है, देखो ये 3 डिग्री है, इसको भी नहीं करेगा, इसको करेगा, क्योंकि आपको मालूम है अलाइलिक एंड बेंजाइलिक रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन 3 डिग्री रेडिकल. डू यू गाइस रिमेंबर? तो बस बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे भी NBS एंड लाइट अगर आएगा, सो प्रोडक्ट विल बी दिस ओनली. क्या बनने वाला है? सॉरी, यहाँ पे CH3 नहीं था, यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br एंड CH3. दिस विल बी एज इट इज. समझ आ गया? बोलिए. अलाइलिक एंड बेंजाइलिक मैकेनिज्म कैसे होगा? तो मैं सिर्फ इनिशिएशन स्टेप दिखा दूं कैसे होगा, क्योंकि बाकी फिर वो पूरा चेन रिएक्शन लिखना पड़ेगा. सो इसके स्टेप्स देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं. तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है कि आपका, वैसे मैं बताऊं बेटा, आपके एग्जामिनेशन में NBS का मैकेनिज्म का चांसेस बहुत कम है पूछने का, हेलोजिनेशन का चांस बहुत ज्यादा है. तो इसलिए इसको बॉक्स में लिख लेना, मतलब टाइम मिले तो इसको देखना है, नहीं मिले तो इसका रिजल्ट याद करके रखना है क्या बनता है इससे. ठीक है? तो पहला स्टेप क्या होगा? याद करो, लाइट आता है तो सबसे कमजोर बॉन्ड तोड़ता है. सबसे कमजोर बॉन्ड इसमें कौन सा है?
लोन पेयर अगर दोनों एटम पे रहे तो ये बॉन्ड कमजोर हो जाते हैं, तो ये ब्रेक कर जाए। कौन सा ब्रेकिंग होगा यहाँ, होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस? एवरीबॉडी, होमो और हेट्रो? होमोलाइसिस। बन गया ये रेडिकल। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दिस, ये जो रेडिकल है आपके पास एन पे, नाउ दिस विल अटैक ऑन allylic position. I am going to write like this. This radical will attack here क्योंकि इस जगह पे रेडिकल स्टेबल होता है, और खुद क्या बन जाएगा ये NH, H पे ही अटैक करता है हमेशा, याद रखना। और ये बन गया आपका अलाइलिक रेडिकल। नाउ दिस इज अलाइलिक रेडिकल। देखो, इसलिए मैं बोल रहा था, इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि अलाइलिक रेडिकल रिएक्शन करेगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, जैसे रेडिकल बनता है तो वो दूसरे किसी आपके NBr स्पीशीज पे अटैक करेगा। NBr, ये बॉन्ड कमजोर है। देखो, लाइट इतना नहीं शेयर करते हैं कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाए, हमेशा ऐसा करते हैं कि जिससे पार्शियल डिसोसिएशन हो, मतलब थोड़े मॉलिक्यूल डिसोसिएट करें। सो नाउ दिस रेडिकल विल अटैक हियर एंड दिस रेडिकल विल रीजनरेट। ये हमारा कौन सा स्टेप है, याद है ना, प्रोपगेशन स्टेप। ओके, और ये कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन स्टेप। और उसके बाद टर्मिनेशन, आपको मालूम है, दो रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो इसी को दिखाना था मुझे। तो ये बन गया ना CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 Br, एंड साथ में ये रेडिकल वापस क्रिएट हो गया। देखो, एक रेडिकल गया, एक रेडिकल आ गया, एंड नाउ दिस विल कीप ऑन गोइंग लाइक दैट लूप में। लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप में क्या करोगे, आपके पास R डॉट है एंड Br डॉट है, ये कंबाइन करा दो, RBr बना दो। R का मतलब क्या है, यही ग्रुप पूरा जिसपे डॉट लिखा हो, या प्लस अदर पॉसिबिलिटीज आर ऑल्सो देयर, कोई भी दो रेडिकल आपस में कंबाइन कर सकते हो। तो ये सब ध्यान नहीं देना है। अगर मेरे को करना रहेगा एग्जामिनेशन में तो मैं कैसे करूंगा पता है, आई विल सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल रेडिकल जो भी यहाँ पे बनेगा H निकालने के बाद, H डॉट निकालने के बाद। सो मैं यहाँ पे एक बारी रेडिकल बनाऊंगा, एक बारी यहाँ रेडिकल बनाऊंगा, एक बारी यहाँ। इन तीनों पोजीशन में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, किनारे वाला। क्यों, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस है। और एक बारी यहां बना दिया तो बस उसके बाद Br ला करके इसके ऊपर डाल दूंगा, Br डॉट, एंड आई विल फॉर्म द प्रोडक्ट। एग्जाम में अगर करना होगा तो आई विल जस्ट फोकस ऑन दिस स्टेप। इतनी कहानी में नहीं ध्यान देना है, ये तो बस प्रैक्टिस के लिए कि आपको समझ पड़ जाए कि हो क्या रहा है। सो मेरे लिए ये काम का स्पीशीज था कि कौन सा हाइड्रोजन निकला, ये काम का स्पीशीज है। मैं सीधा यहीं पे अटैक करूंगा एंड आंसर करूंगा। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो एक क्वेश्चन दूं जो एग्जाम में एक बार पूछा था, नोट कर लो जल्दी। नहीं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अनंत का कहना है कि सर ये बताओ, अगर रेडिकल उस हाइड्रोजन को हटाता है जिसका रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो क्या एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी? सो आंसर इसका ठीक उल्टा है, एनर्जी सबसे कम लगती है। देखो, अगर मैं ये बोल दूं कि RH का बॉन्ड था और मैं इसको तोड़ रहा हूं सच दैट कि R हमारा स्टेबल होता जा रहा है, R अगर स्टेबल होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक। देखो, आप रिएक्टेंट यहां पे RH और प्रोडक्ट जो बना रहे हो उसमें एनर्जी दे रहे हो, तो कहीं यहां पे R डॉट, बताओ R डॉट अगर स्टेबल होगा तो ये जो लेवल है नीचे आता जाएगा ना बेटा, नीचे आएगा तो डिफरेंस इन एनर्जी कम होता जाएगा, सो बॉन्ड एनर्जी कम। इसलिए रेडिकल ज्यादा स्टेबल तो वो बॉन्ड कमजोर होता है। समझ गए? तो ये बल्कि रेडिकल स्टेबिलिटी का एप्लीकेशन भी है। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिलहाल पहले इतना नोट कर लो। जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं उससे एसोसिएटेड हाइड्रोजन इजीली ब्रेक करता है, क्योंकि रेडिकल स्टेबल है ना प्रोडक्ट साइड में, तो इधर से इधर आएगा, बॉन्ड कमजोर है। रिएक्टेंट स्टेबल हो तो डिफिकल्टी आएगी, यहां तो इंटरमीडिएट स्टेबल है तो और जल्दी जाएगा।
नहीं मिटाऊंगा, नहीं मिटाऊंगा, जल्दी लिखो बस। नोट इट डाउन एवरीवन, नोट कर लिया सबने? चलो, फिर आपको सोचने के लिए ये क्वेश्चन है। आई जस्ट चेक, सॉरी, पहले सिंपल देता हूं और फिर उसके बाद थोड़ा सा। यहां प्रोडक्ट बनाओ। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो भी आप बनाओगे। चलो बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत सोच करके बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है? ये बेंजाइलिक, दिस इज बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अच्छे से सोचना है आप लोगों को, एकदम बढ़िया से सोचना है, ध्यान से सुनो। यार बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हो। जो इसका मैकेनिज्म मैंने समझाया था उस हिसाब से भी जाके आप सोच सकते हो, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते किसका दिमाग काम करता है। चलो गो अहेड।
चले बेटा किया जाए। आइए देखते हैं। देखो मैंने बोला था कि जैसे अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, आई विल जस्ट मेक दिस रेडिकल, विच रेडिकल, अलाइलिक पोजीशन पे, यस और नो। पहले कितने लोगों ने ये रेडिकल बनाया था, हाथ उठाओ। पहले रेडिकल बनाना है, इंटरमीडिएट तो बनाना है ना आपको। अब इसके बाद आपको ब्रोमीन लगाना है, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं रेडिकल बनते ही इस बारी सिमेट्रिकल नहीं है, सो वी कैन डू रेजोनेंस ऑल्सो। वेट थोड़ी ना करेगा मॉलिक्यूल, डिलोकलाइज हो जाएगा, इस जगह से रेडिकल यहां पे भी तो आ जाएगा, यस और नो बोलो भाई। क्या ये दोनों इंटरमीडिएट बन गए? तो इसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, मतलब अब इस पे आपका बी आर डॉट लगा दो या इस साइड में बी आर डॉट लगा दो, सो यू आर गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप क्या करोगे, अगर रट रहे हो चीजों को, इंटरमीडिएट नहीं समझ रहे हो, तो आप सीधा बस इस अलाइलिक पोजीशन पे लगा दोगे। लेकिन अगर आपने समझा है मैकेनिज्म की रेडिकल बनता है, और जैसे दिमाग में रेडिकल बनता है तो रेडिकल का रेजोनेंस भी हो सकता है। रेजोनेंस करा देंगे तो एक नहीं दो दो इंटरमीडिएट हमें दिखाई दे रहे हैं, सो इधर बी आर लगाओ इधर लगाओ, दोनों अलग अलग बात है, इसलिए दोनों का आंसर अलग अलग होगा। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। मोस्टली मुझे लगता है अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आपने सिर्फ यही प्रोडक्ट आंसर किया होगा। कितने लोगों ने आप प्रोडक्ट बनाया था? तो चलो अब समझिए, अगले वाले में अप्लाई करो और जितनी पॉसिबल बनते सब बनाओ। देखो इसमें क्या करते, सोच लो यार। इस बारी ना, इस बारी अगर गलत किया तो इस बारी पीटूंगा, क्योंकि पहले वाले में हिंट दे दिया मैंने पूरा, यहां गलती करने का कोई चांस। वैसे कितने लोगों को ये समझ आ रहा है कि अभी फर्स्ट में भी अभी अधूरा है? जो मैंने पहला आपको दिखाया है, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि अभी अधूरा है सर, इसके अलावा भी प्रोडक्ट बनेंगे इसमें? नहीं दिखा? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन और ये पोजीशन अलाइलिक पोजीशन ही है। देखो, क्या वो अलाइलिक पोजीशन नहीं है?
क्या वहां रेडिकल नहीं बन सकता? तो फिर अलाइलिक पोजीशन का मतलब ऐसा डॉट जो कि स्टेबलाइज्ड हो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में। तो अगर आप यहां पे भी बनाते, अगला पॉसिबिलिटी मैं इधर बना रहा हूं। अच्छा ये देखो, ऊपर और नीचे दोनों आइडेंटिकल है तो इसलिए एक ही जगह बनाऊंगा, ठीक है। अब कितने लोग कह रहे यहां बनाने का मतलब है कि मैं रेजोनेंस करा के एक और रेडिकल क्रिएट कर सकता हूं। तो मजे की बात है कि बेटा ये प्रोडक्ट तो बनेगा, ये भी बनेगा, यहां बी आर लगाने से भी बनेगा और यहां बी आर लगाने से भी बनेगा। काउंट कर लो, कोई कॉमन तो नहीं है। नहीं, अगर कॉमन है तो टोटल एक नहीं चार चार प्रोडक्ट इसके बनने वाले, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अल्कीन के चारों तरफ आप देख करके अगर बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि इधर अलाइलिक और इस साइड भी अलाइलिक, दोनों अलाइलिक हैं और रेजोनेंस कराने से फिर एक एडिशनल उसका इंटरमीडिएट क्रिएट हो रहा है। तो जो कहानी मैंने यहां सुनाई वैसे ही आप यहां भी सोच सकते हो कि इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन भी अलाइलिक, ये पोजीशन भी अलाइलिक। इस बार दोनों आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि इसकी तरफ CH3 है, इसकी तरफ CH3 नहीं है। दूसरा कितने लोग कह रहे हैं ये पोजीशन, तीन तीन अलाइलिक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड CH3, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड यहां पे डबल सिंगल एंड यहां पे। आ रहा है बात समझ में? तो ये सारे पोजीशन अलग अलग हैं, इसलिए यहां पे सब जगह पहले एक एक रेडिकल बनाओ और उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या कराओगे, एक तो ये बना लो, दूसरा ये बना लो एंड तीसरा ये बना दो। अब ये तीन बन गए ना, और इन तीनों के रेजोनेंस भी करा दो। देख लेना कोई आइडेंटिकल आया तो उसको हम एक ही मान के चलेंगे। यहां रेजोनेंस कराओगे तो डॉट यहां आ जाएगा, इसका रेजोनेंस कराओगे तो ये ऊपर जाएगा, डॉट नीचे आएगा यहां पे। और अगर इसका रेजोनेंस कराओगे तो डॉट ऐसे आने वाला है। बताओ इन 6 में से कोई भी दो आइडेंटिकल तो नहीं है ना? चेक कर लो, कोई भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। डबल और इस साइड है, डबल और इस साइड है। हाँ, अभी कितने लोग बोल रहे हो कि सर ये दोनों एक जैसा ही है? नहीं, मतलब इसके एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ मतलब अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा पे डॉट है। यहां पे भी देखो अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन अल्फा। सो ये दोनों का प्रोडक्ट एक ही होगा। फॉर्चुनेटली ये सिमेट्रिक है तो एक ही प्रोडक्ट होगा। अदरवाइज एक यहां लगाओगे, एक यहां लगाओगे, एक यहां लगाओगे बी आर, एक यहां लगाओगे बेटा, एक यहां लगाओगे, ये जहां जहां डॉट लगाया है वो सारे जगहों पे बी आर। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। तो चार में से तीन ऑप्शन में इनमें से कोई रहेगा, एक फोर्थ में ऐसे जगह पे रेडिकल बना देगा जहां वो पहुंच ही नहीं सकता। जैसे यहां तो कभी नहीं पहुंच सकता है वो, इधर रेडिकल बना करके सीधा बी आर अटैच कर देगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या कभी कभी आएगा नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताओ। समझ गए ना? तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडिकल बन रहा है उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ यही है कि रेडिकल अगर बन रहा है तो रेजोनेंस होकर वो दूसरे पोजीशन पे जा सकता है, और अगर वो जा सकता है तो आपको वो सारे मिक्सचर में प्रोडक्ट मिलने चाहिए, तो मिलता भी है। रेडिकल नहीं बन रहा होता अगर, तो जिस जगह पे अलाइलिक हाइड्रोजन है सिर्फ उसको ही हटा करके वहीं पे प्रोडक्ट बनता। लेकिन रेडिकल बनता है, रेजोनेंस से दूसरे पोजीशन पे भी जा सकता है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी कवर करना है। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दैट? तो इसके प्रोडक्ट में क्या क्या आंसर आएगा? ये जो जहां जहां मैंने डॉट लगाया है सब जगह बी आर बी आर बी आर लगा के कर दो। समझ आ गया? चलिए मैं और एक रेडिकल रिएक्शन दिखाता हूं जो कि ट्रेडिशनल रेडिकल रिएक्शन नहीं है। जैसे रेडिकल रिएक्शन में अभी क्या हो रहा है, सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है? सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है? इनिशिएशन, जहां पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का कमजोर बॉन्ड ब्रेक होकर के
रेडिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। अगला स्टेप क्या है? प्रोपोगेशन, जहां पे रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करके एक नया रेडिकल बना रहा है ना, और फिर वो नया रेडिकल वापस से चेन में सेम रेडिकल प्रोड्यूस कर रहा है, वो घूमता रह रहा है। लास्ट में टर्मिनेशन। कुछ ऐसे रिएक्शन है जहां पे एकदम से पूरा पूरा मॉलिक्यूल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्लासिक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम नाम से जानते हैं, नेम रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। हेडिंग डालो, ये हाइड्रोकार्बन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बिठा दूं ये सब ना, इधर वाले लिख लो तुम लोग। लिखवा रहा हूं, इसको नोट कर लो। चलो बेटा, अब आपको ये समझना है, ध्यान से सुनो, कि ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस कराते कैसे हैं, राइट? तो इस पे स्टेटमेंट लिखो, लिखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज electrolyzed using platinum electrode. Sodium salt of carboxylic acid is electrolyzed using platinum electrode. Using platinum electrode, right? अगला पॉइंट लिखना है, at anode oxidation takes place. एनोड पे क्या होता है बेटा? हाँ जी, अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो देखो, आपको मैंने क्या समझाया, सोडियम सॉल्ट ले रहे हो, मैं यहां पे एक डायग्राम बनाऊंगा, ये देखो, एक आपका इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है ना, प्लैटिनम के है दोनों। थोड़ा और इसको नीचे कर देता हूं। सो ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। देखो, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है बेटा,
ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बड़ी वाली जो लाइन है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन आता है? नेगेटिव आयन CH3COO माइनस, दिस अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस। एंड आपका सॉल्यूशन में Na प्लस, और आपको मालूम है आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है कि वाटर है तो वाटर में थोड़ा H प्लस एंड OH माइनस भी आएगा। सो आप देखो टेक्निकली सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, OH माइनस एंड द डबल नेगेटिव आयन। एंड इसी सॉल्यूशन में आप देखोगे तो डबल पॉजिटिव आयन भी है, H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर, एट द सेम टाइम सोडियम आयन जो कि हमने सॉल्ट ऐड किया था वाटर में, aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid। ये सुनो, अब इलेक्ट्रोलाइसिस में ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, इसको एनोड बोलते हैं हम लोग, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। तो ये आपका एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कैथोड की तरफ। अच्छा, क्या H प्लस नहीं अट्रैक्ट होगा? बिल्कुल अट्रैक्ट होगा इधर की तरफ। सो H प्लस एंड Na प्लस में हम टेंडेंसी देखते हैं, किसका रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है? मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा जितने भी एलिमेंट नोन है, सबसे ज्यादा टेंडेंसी पॉजिटिव बनाने की किसकी होती है? जिसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका मिलता है बेटा? एल्कली मेटल्स का। अरे बच्चों याद है, एल्कली लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली सबसे कम किसका होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का सबसे कम है, इसका मतलब सबसे जल्दी वो पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। इसका मतलब उल्टा अगर मैं बोलूं तो प्लस से न्यूट्रल होना वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए Na प्लस को मैं इधर लेके ही नहीं जाऊंगा, उसके जगह पे कौन जाएगा? H प्लस आयन विल बी प्रिफर्ड ओवर इट। समझ में आया ना? वैसे ये पूरी एक डिटेल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की लिस्ट है। हाइड्रोजन के जितने ऊपर मेटल्स हैं वो सब कभी भी प्लस से जीरो नहीं बनाते, मतलब उनका रिडक्शन नहीं होता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया है उसमें H प्लस ही जीरो में जाएगा। और हाइड्रोजन के नीचे सिर्फ कुछ मेटल हैं, कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au, RH, मतलब ये सारे ग्रुप है नीचे। बाकी इसके अलावा पूरा S ब्लॉक, पूरा P ब्लॉक, देखो ये डी ब्लॉक के ही हैं मोस्टली, ये देखो। और डी ब्लॉक में 3D का सिर्फ अकेला मेंबर है ये। 3D सीरीज समझ रहे हो क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, उस पूरे ग्रुप में सिर्फ एक मेटल है कॉपर, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। इसके अलावा सारे 3D सीरीज वाले ऊपर है, और उससे भी ऊपर पी ब्लॉक वाले हैं, और सबसे ऊपर एस ब्लॉक वाले होते हैं। मतलब हाइड्रोजन उनके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करता है, जहां मैं इलेक्ट्रॉन ले ले रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज मैं कर ले रहा हूं। सो प्यारे बच्चों, इनमें H प्लस जाएगा, तो इसलिए एनोड पे जब बात आएगी यानी नेगेटिव आयन के अट्रैक्शन के, तो हमारे पास दो आयन है, OH माइनस N। इन दोनों में क्योंकि कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, इसलिए इसका टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा। देखो ये भी ऑक्सीजन डोनर है, ये भी ऑक्सीजन, इस पे भी O पे माइनस है, इस पे भी, बट इसके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए ये थोड़ा इलेक्ट्रोड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू दिस। क्योंकि ये आपको मालूम है प्योर वाटर में कितना होता है कंसेंट्रेशन? प्योर वाटर में कितना होता है? 10 के पावर, समझ आया? तो एक बारी आप लिखने की कोशिश करोगे, क्या बनेगा ये? CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। ये जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन। लिखो इतना, जल्दी नोट करो, पहले डायग्राम बनाओ और इतना लिखो।
हाँ मैं समझा रहा हूं, पहले ये डायग्राम बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी स्टोरी लाइनअप लिखो तो कि metals which are of S block and P block they do not have tendency for reduction, metal ion. बना लिया भाई सबने, हो गया? फिर से एक बारी मैं ट्राई करता हूं, ध्यान से सुनो। कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कई तरह के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, उनमें से मैंने आपको बताया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है। पहला चीज ये प्लैटिनम, बिल्कुल बात नहीं करोगे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट पोर्शन है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज होगा। अब बैटरी के टर्मिनल के हिसाब से इन पे साइन होते हैं। ये जो बड़ी वाली बैटरी का साइन मैं बना रहा हूं, दो लाइनें देखो, एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी वाली को जिस जिस भी प्लेट से अटैच होता है प्लैटिनम के, उस पे प्लस चार्ज आएगा, छोटे वाले पे माइनस। ये प्लस नेचुरली नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसको एनोड बोलते हैं। एनोड अट्रैक्ट्स नेगेटिव आयन, वेरएज कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायन। देखो सी से कैटायन है, वहां पे भी एनायन है, एनोड है, वहां से याद रखना तुम लोग, ठीक है। एनायंस आर अट्रैक्टेड एट एनोड। अब एनोड पे क्या होगा कि ये इस प्लेट पे जाएगा, जैसे इस प्लेट पे जाएगा
तो ये प्लस है ना, तो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब ये बैटरी का जितना पावर डालोगे उतना जल्दी वो खींच के लेके जाएगा, समझ रहे हो ना। सो अगर नेगेटिव को खींच लिया तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये कौन ले गया, ये कौन ले गया, दैट इज एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब बोल दो ऑन द प्लेट। अब ये प्लेट से इधर से निकलते 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 दूसरी साइड में जाएगा, ठीक है ना। इस साइड से निकल करके वही इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इस साइड इधर की तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से एब्जॉर्ब हो गया। अब उसी को कैसे दिखाते हैं कि ये तो एनोड पे कहानी हुआ, ये एनोड की बात हुई। कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे आपका H+, मैंने बताया था कि हमारे पास दो कैटायन है, ये और Na+, उन दोनों में से कौन अट्रैक्ट होगा बेटा, H+ आयन अट्रैक्ट होगा। किस पे अट्रैक्ट होगा, बोलो ना, कैथोड पे। और क्या बन जाएगा, ये H डॉट, प्लस था, इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस माइनस मिलके क्या बन गया, न्यूट्रल। इसको मैं H डॉट बोल रहा हूं, बिल्कुल रेडिकल बन गया। अभी तो कहानी यही खत्म नहीं हुई, ये एक एटम प्रोड्यूस नहीं होता है, संस्कार, ये एक अकेला एटम प्रोड्यूस नहीं होता, देयर आर सो मेनी सच रेडिकल्स। तो इस जगह पे क्या होगा, दो H डॉट आपस में मिल करके कंबाइन करके H2 गैस बना लेंगे, इसलिए बोलते हैं कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। बल्कि उसको ऐसे लिखा भी ऐसे जाता है, अगर स्टोइक्योमेट्री चेंज कर दो तो 2H डॉट, और ये H डॉट के जगह पे, ये H डॉट के जगह पे ये क्या बन जाता है, H2 गैस। समझ में आया सबको, रेडिकल रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे। फिर आपके दिमाग में आएगा सर क्या इसी तरीके से ये रेडिकल और एक दूसरा रेडिकल इसी का, वो दोनों कंबाइन कर जाएंगे क्या, रवजोत, आंसर है कि रेडिकल यहां पे कंबाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाएगा और वो अनस्टेबल होगा। और इस ऑक्सीजन के पास आप देखो 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि हाईली अनस्टेबल है। सो मैं क्या करूंगा कि ये रेडिकल से, क्योंकि ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन इज हाईली अनस्टेबल, सो ये क्या करेगा बेटा, ये बगल वाले कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ करके, बिल्कुल बगल वाले के बॉन्ड को तोड़ करके यहां से CH3 रेडिकल को फ्री कर देगा और खुद अच्छा सा स्पीशीज CO2 बन के निकल जाएगा। अभी भी है तो ये रेडिकल ना, ये रेडिकल, ये जो रेडिकल बना हुआ है ये तो अभी भी रेडिकल है। तो दो ऐसे रेडिकल मिलके कंबाइन करके CH3 डॉट एंड CH3 डॉट मिल करके क्या बन जाएंगे, इथेन। अब ये दो रेडिकल स्टोइक्योमेट्री के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो यहां 2 लिख देना चाहिए, यहां 2, और यहां पे 2CO2 लिख देना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मेरे को 2 ये बनाना है तो मुझे ऊपर से ही 2 का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। अब हमारी सारी चीजें बैलेंस भी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन निकला हमारा एनोड पे, वही 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कैथोड ले गया और यहां H2 गैस बन गया, और इस जगह पे कितने गैसेस बने, CO2 बना और इथेन। तो देखो इसको कैसे लिखा जाता है, ये इतनी पूरी कहानी है, ये इंटरनल स्टोरी है, राइट। ये कैथोड का कहानी, ये एनोड का। नेट कैसे लिखते हैं, नेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं, नेट रिएक्शन देखो ऐसे लिखा रहता है, CH3COO माइनस Na प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस, बस इतना कहानी लिखा रहेगा। हमें सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब होता है, तो इसका आंसर ये लिखा रहेगा CH3 दैट्स इट। बाकी दुनिया की कहानियां नहीं। हाँ, वो इंटरनल क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं। इंटरनल क्वेश्चन का मतलब ये पूछ लेगा आपसे कि भाई बताओ ये जो अल्केन बन रहा है इसके साथ क्या कोई और गैस इवॉल्व होती है क्या एनोड पे, तो आंसर है हाँ जी। कौन सी गैस, CO2 इज इवॉल्व। आप पूरा लिखना चाहते हो तो आप CO2 लिख दो, यहां डबल लिख दो, यहां क्या कोई और गैस इवॉल्व हो रही है कैथोड पे, बिल्कुल यार, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। सबको समझ आ गया, क्विकली नोट इट डाउन। और हमारा सोडियम आयन वैसे ही रह गया। नहीं लिखना है, मतलब हमें तो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब है ना। मैंने बोला कि हम थोड़ा नैरो माइंडेड है, सिर्फ हम लोग कहां पे ध्यान दे रहे हैं, अपने काम की चीजों पे। काम की चीज हमारी कौन सी है यहां पे, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। अच्छा ये बताओ
क्या ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? एनोड पे देखो लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है? लॉस हो रहा है यार, नेगेटिव से 0 बन रहा है ना। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसलिए पूछता भी एग्जाम में कि बताओ एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सो एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो क्या आप पहले ऐसे कहानी लिख लोगे, मेन रिएक्शन, एंड इसके बाद का पूरा इंटरनल चीज आप लिख लेना, और यहीं पे लिख लेना एट कैथोड वी विल गेट H2 गैस विल इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। पहले ये दोनों कहानी लिख करके उसके बाद आप अंदर का मैकेनिज्म दिखाओ, और वाइस वर्सा, इट्स अप टू यू, बट याद ये रखना है मेनली, ठीक है? अब फिर मैं शॉर्टकट समझाऊंगा कि क्या करना है आपको, ठीक है? ये तो कहानियां हो गई, मेन कैसे अटैक करना है क्वेश्चन पे वो सिखाऊंगा, ठीक है? नोट कर लो। अच्छा बताओ, क्या इस रिएक्शन में रेडिकल नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? हो रहा है ना, लेकिन ये रिएक्शन फोर्सफुल रिएक्शन है, इसके अंदर इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन जैसा स्टेप ना होकर के सीधा इकट्ठे रेडिकल्स बन रहे हैं और इकट्ठे कंबाइन कर जा रहे हैं। आपने एक और चीज गौर किया होगा कि H डॉट इस CH3 डॉट के साथ मैं रिएक्ट नहीं करवा रहा हूं, वरना क्या बन जाता, CH4। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये दोनों प्लेट दूर दूर होते हैं और इसके रेडिकल इसके नजदीक, इसके रेडिकल इसके नजदीक होते हैं, इसलिए दोनों कंबाइन करने के चांसेस बहुत रेयर हैं। समझ गए ना? इसलिए इस जगह पे जो रेडिकल प्रोड्यूस होगा ये अपने आप से ही रिएक्ट करेगा, और यहां जो रेडिकल प्रोड्यूस हुआ ये खुद से ही रिएक्ट करेगा, क्रॉस होने का चांस कम है यहां पे, क्योंकि ये प्लेट अलग अलग है। तो ये थोड़ा अलग से हट के थोड़ा सा रिएक्शन है, किसका? रेडिकल रिएक्शन ही है, लेकिन ये नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टेप से नहीं जाता है। जल्दी जल्दी खत्म करो इसको, नोटेड डाउन। इसी को क्या बोलते हैं? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। CO2, हाँ, CO2 is evolved at anode, H2 is evolved at cathode। एनोड पे दो गैसेस मिलती हैं बेटा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। इथेन भी गैस है। देखो कार्बन के जो अल्केन वाले कंपाउंड है ना, वो 4 कार्बन तक गैस ही होते हैं। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक गैस होता है। आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि रूम टेम्परेचर पे ये सब गैसेज हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से नीचे है। हो गया बेटा? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। मिटा दो बेटा, ये मिटा दो ना। हाँ जी बोलिए। एसिडिफाइड नहीं, जरूरत नहीं, नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। देखो
वो तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते समय लेते हैं ना, एसिडिफाइड वाटर, यहां जरूरत नहीं है। और एसिडिफाइड वाटर या स्लाइटली अल्कलाइन वाटर लिया इसलिए जाता है क्योंकि वाटर इटसेल्फ इज अ पुअर इलेक्ट्रोलाइट। याद है आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि H2O का Kw वैल्यू 10 के पावर -14 है, उससे आने वाला H+ आयन एंड OH आयन बहुत कम है, और वो इतना कम है, वो वैल्यू इतनी कम है कि उससे कंडक्टिविटी शो नहीं हो पाती है ना, उससे कंडक्टिविटी शो नहीं हो पाती। तो फिर तो इसलिए यहां, लेकिन यहां वाले केस में देखो आपको ऑलरेडी यू हैव गॉट द सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो आयंस है ना, तो आपके पास ऑलरेडी आयंस है सोल्यूशन में, कंडक्टिविटी होगी, तो यहां पे कुछ अलग लेने का जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, वैसे बता दूं इलेक्ट्रोलाइसिस पे पूरी रिसर्च करेंगे यार हम लोग क्लास 12th में, क्यों टेंशन ले रहे हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक विंग है इलेक्ट्रोलाइसिस, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस, अदर इज फॉर्मेशन ऑफ बैटरी। हम लोग बैटरी बनाना भी सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है ना, और साथ के साथ हम लोग ये देखेंगे कंडक्शन का मैकेनिज्म भी देखेंगे, किस तरीके से कंडक्टिविटी होती है। सो क्लास 12th में तो पूरा बहुत अलग अलग तरह के नेगेटिव आयन से क्या क्या बनने वाला है वो सब कुछ सीखेंगे। ये तो बस एक छोटा सा पार्ट है पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस का जो यहां सीखना था। ठीक है, डन। आओ क्वेश्चन करते हैं। नहीं, वो फॉर्मेशन के लिए प्रैक्टिकल में अलाउ नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल चीज हम लोग देखेंगे। है ना, चलो डू इट फास्ट। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Na+, और यहां अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हो तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? बनाओ प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनाओगे? इतना लिखा रहेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? क्या प्रोडक्ट बनाओगे बेटा? हाँ देखो, एकदम तुरंत करना हो तो क्या करेंगे, बिल्कुल ये देखना है ना कि मेन स्टेप कौन सा है। तो आपने देखा होगा कि ये नेगेटिव पहले डॉट बनता है, उस डॉट से ये बगल वाले कार्बन का बॉन्ड तोड़ के खींच ले जाता है, यानी यहां पे ये रेडिकल बनाता है। तो मैं चुपचाप सीधा रेडिकल बनाऊंगा यहां पे, I'll just जंप टू दिस स्टेप, सीधा सीधा यहीं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि बाकी सब कहानियां हैं, उतने स्टोरीज में नहीं पढ़ना है। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस या कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस, आप जैसे भी प्रोनाउंस करो उसको, सीधा यहां पे लैंड करना है आपको, और ये रेडिकल बन गया तो कोई और रेडिकल है नहीं, तो अब यही रेडिकल खुद से ही कंबाइन करेगा, बस 2 मॉलिक्यूल को लाके सीधा सीधा प्रोडक्ट बना देना। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ब्यूटेन एज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक के अलावा क्या चीज अगर पूछ लिया एग्जाम में तो आप बोलोगे कैथोड पे हाइड्रोजन मिलता है, एनोड पे इसके अलावा CO2 गैस भी मिलती, समझ गए ना? कौन सा CO2 ही बनेगा ना, और क्या बनेगा यार? ये हर बार तुमने देखा क्या है, RCOO- क्या बन रहा है, RCOO डॉट प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और बाद में ये जो ये पूरा CO2 बन के निकल जा रहा है, R डॉट बन रहा है, तो हर रिएक्शन में CO2 आएगा ना, ये कौन सी बड़ी बात है? R बदल जाएगा जिसकी वजह से अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहे होंगे, बाकी प्रोसीजर सेम है सबका। समझ आया ना? इसलिए बोलते हैं कि ठीक है, पहली बार समझने के लिए पूरी कहानी समझना है, सेकंड टाइम सीधा मेन चीज पे ध्यान देना है क्या बन रहा है, वरना आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। हर बार अगर आप पूरा मैकेनिज्म पे जा करके सोचना शुरू करोगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। वो एक सपोर्ट के लिए लेना है कि मेरे को ये R डॉट आया कहां से, क्योंकि कभी मैं R डॉट बोल रहूंगा, कभी कार्बोकेटायन बोलूंगा, कभी कार्बेनायन बोलूंगा, फिर दिमाग में स्ट्राइक कैसे करेगा ये चीज? उसके लिए हमें मैकेनिज्म थोड़ा सा जानना जरूरी है। समझ आ गया? ठीक है, चलो अब इसमें देखो, अगर
बिल्कुल ही एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन अगर मेरे को पूछना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास, अगर मुझे उससे भी ऊपर करना हो इस क्वेश्चन को तो मैं बोलूंगा इफ 96500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास। तो कितने लोग समझ गए कि ये कुछ और नहीं, इट इज 1 फैराडे एंड 1 फैराडे इज नथिंग बट 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये सुनो, ये क्वेश्चन आ गया ना, फिर तो बेटा आपको लिख के ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं होगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछ दूं कि इफ 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड और 96500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, then tell me how many moles of gases you are going to get on cathode, how many moles of gases you are going to get on anode. Can you do this? ट्राई करो, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे इसका। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप आर कुछ भी ले लो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मैंने बोला तो इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, सॉरी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड और 96500 coulomb of electricity is passed, then find the number of moles of gases produced at different electrodes. सही है, और भी है। What will be your answer, everybody? आओ, कुछ नहीं करना है यार इसमें, पता है रिएक्शन को बैलेंस करके लिख दो बस। आओ देखो दिखाता हूं, इतनी ही देर का क्वेश्चन, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। देखो, जस्ट लिसन अप एवरीबडी, आई एम कंसिडरिंग एनी रैंडम RCOO नेगेटिव, ओके? आप ये ले लो या कोई और ले लो। हाँ, यहां फर्क बस इतना है कि 4 कार्बन तक गैस होता है, अगर वो पता चला 7-8 कार्बन तक दे देगा तो थोड़ा ट्रबल हो जाएगा, फिर वो गैस नहीं होगा, राइट? सो अगर मैं पूरा इसी को लिखना है तो मैं ET लिख रहा हूं, ET C double bond O-. Now 2 molecules of this will produce 2 ET dot along with 2 CO2. Do you guys agree? Plus 2 electron. क्या ये बैलेंस है? देख लो। अरे इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 थे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब ये डॉट बना, मैंने फिर CO2 भी निकाल दिया तो ये डॉट बन गया। सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा, फिर कितने लोग कह रहे हैं इसको ऐसे मत लिखो, बल्कि इसको कैसे लिख दो, ET कंबाइंड विथ ET। कितने लोग कह रहे हैं ये भी एक गैस है, क्योंकि 4 कार्बन तक अल्केन क्या होते हैं, गैस होते हैं। तो ये हो गया हमारा नेट रिएक्शन। कितने मोल आए नोड पे भाई? 2 and plus 1, कितने? 3 मोल। कितने मोल इलेक्ट्रॉन से 3 मोल बना है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन से। अरे 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 3 मोल बन रहा है गैस का, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना बनेगा? 3/2। 1 मोल इलेक्ट्रॉन will give you 3/2 mole of gas at anode। इस 3/2 में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हाफ मोल है और ये 1 मोल है। देखो ना, 2 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा। ये 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 1 मोल से कितना बनेगा? मतलब इस 3/2 में अगर स्टोरी लिखनी हो तो 0.5 ET है, या ET के जगह पे यार ब्यूटेन लिख दो, और 1 मोल क्या है? CO2।
लेकिन कितने लोग कह रहे हैं कैथोड पे, ये तो एनोड पे था, ये कैथोड पे क्या हो रहा होगा? कैथोड पे वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल हाइड्रोजन गैस बन रहा होगा। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल हाइड्रोजन गैस एट कैथोड 0.5 मोल H2 will evolve by 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको टोटल लिखना हो तो आंसर क्या होगा? 3/2 प्लस 1/2 4/2 विच इज 2 मोल आएगा टोटल आंसर। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ये एकदम लिमिट है, ठीक है। और थोड़ा घुमाना हो तो मैं आयनिक भी इसी में घुसा सकता हूँ, बट कुछ तो एग्जाम के लिए छोड़ना जरूरी है ना, ठीक है। तो सब चीज बता दूंगा तो फ्लेवर खत्म हो जाएगा, फिर एडवांस एग्जाम के लिए कुछ तो छोड़ना है ना, ठीक है। करें? ओके गाइज, नोट इट डाउन। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको, मिटा दूं? अरे यार ये सेम रिएक्शन कितनी बार लिखोगे? आओ चलो बेटा, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं इसमें क्या करते हो तुम लोग, ठीक है। नाउ आई हैव टेकन, चलो should I? CH3COOH now treated with NaOH, it forms A after electrolysis forms B plus C, where, guys listen up, where B produces या B turns lime water milky. Flammable gas. Can you find A, B and C? Do it fast. This itself is a question only. Identify A, B and C, और कुछ नहीं रिपीट करना है इसमें। इसको बोलते हैं रोड मैप प्रॉब्लम्स। मतलब रिएक्टेंट लिखा रहेगा, कुछ कुछ बना रहा होगा कहानी में और वो आपसे पूछ रहा होगा। रोड मैप प्रॉब्लम गाइज, इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। So when acetic acid is treated with NaOH, it forms A, which on electrolysis gives B and C, and B turns lime water milky, and C is a flammable gas. Then identify A, B and, चलो जल्दी बताओ। प्यारे बच्चों, हो गया? बहुत ही अच्छी बात है। कितने अच्छे बच्चे तुम लोग। हाँ बताओ। नहीं तो मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं हम लोग, तो कैथोड पे तो H2 बन सकता है। हमें मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को पहले रखना है। अगर हाइड्रोजन को भी इंक्लूड करना होता तो B प्लस C प्लस D में लिख देता, ठीक है। H2 को इंक्लूड नहीं करना। सो गाइस क्या किया आप लोगों ने? A क्या बनाया? ये एसिड है और ये क्या है? बेस। और एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है? सॉल्ट। सॉल्ट बनेगा तो क्या होगा? ये CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। कितने लोगों ने ये बनाया था? ये हाथ उठाओ। दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। अब इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो अगले स्टेप में क्या होगा? मैंने बोला चुपचाप यहां से तोड़ो और बनाओ क्या? डॉट। और ये 2 डॉट कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? इथेन। और फिर क्या निकल के आएगा? एक मिनट, ये होगा इथेन और ये होगा
CO2, क्योंकि CO2 लाइम वाटर को क्या बना देता है? लाइम वाटर मिल्की क्यों होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, हालांकि कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है इसलिए वो ठीक है। फिर फर्दर CO2 पास करोगे तो कलरलेस हो जाता है। ये सब कहानी हम लोग जानते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो कीप इट अप। अगला क्वेश्चन देता हूं एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू नेम दिस एसिड? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? come on, do it. Complete the हाइड्रोकार्बन लिख रहा हूं। इनफ्लेमेबल का स्पेलिंग बोलो तो तुम लोग। डबल एम ना? इनफ्लेमेबल होगा कि इनफ्लेमेबल? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नॉन फ्लेमेबल। चलो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया। ये बहुत लफड़ा है यार इंग्लिश के साथ। एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, मैच्योर, इमेच्योर, यहाँ आ रहा है हमारा। हाँ ठीक, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। चलो बेटा जल्दी खत्म करो यार इसको। हाँ तो नहीं जल सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं जल सकते वाली बात मैं बोल रहा हूँ, नॉन फ्लेमेबल ओनली ना, इसलिए मैंने पूरा क्लियर लिख दिया भाई। ज्यादा काम ही नहीं करना है। हाँ क्या रहे? देखो यहाँ थोड़ा सा बस मैं बोलूंगा कि दैट इज अनडाउटेबली वन ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट, बट वो राइट आंसर नहीं, कुछ और सोचो। चलो अच्छा, कर लिया सबने? करें? द फर्स्ट थिंग, कितने लोगों ने ये बना लिया है CO माइनस Na+ और CH2 एंड COO माइनस Na+? सबसे पहले तो यार एसिड बेस रिएक्शन करा दो, सॉल्ट बना लो। कितने लोगों ने ये किया था? पहले हाथ उठाओ तो। एक कितने लोगों का सही है? ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद BNC करो। अगले स्टेप में अगर आपको ध्यान हो तो ये नेगेटिव पहले डॉट बनता है, फिर यहां से CO2 निकलता है, यहां से CO2 निकल जाएगा, यानी अगले स्टेप में इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये CH2 डॉट एंड CH2 डॉट बनेगा। डू यू गाइस एग्री? बोलो ना। और प्लस क्या निकल के आएगा? CO2। अब देखो नॉर्मली हम क्या करते थे, ध्यान से समझना ये बात, नॉर्मली हम ऐसा करते थे जब एक R डॉट बनता था तो दूसरे R डॉट का वेट करते थे कि भाई जब तू कोलाइड होगा तभी मैं RR बनूंगा। लेकिन यहां पे कितने लोग कह रहे हैं वेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, बगल में ही डॉट डॉट है, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ी, आपस में ही रिएक्ट कर गया, एंड दिस इज मच फास्टर, क्योंकि सेकेंड टाइप के रिएक्शन में वेट करना पड़ता है पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन के लिए, यहां कोलिजन के लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सीधा ये डॉट डॉट कंबाइन करके क्या बना दो? बिल्कुल, इथीन इज द राइट आंसर। अब देखो जिसने साइक्लिक सोचा है वो ये वेट कर रहा है, सोच रहा है कि यार दूसरा जब आएगा और प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएगा तब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। तो साइक्लोब्यूटेन भी एक पॉसिबल प्रोडक्ट बनता, लेकिन ये इतना रेयर चीज बहुत मुश्किल है कि वेट करे पहले तो
दूसरा उसके बाद ओरिएंटेशन में भी हो सकता है कि भाई ऐसे हो एक मॉलिक्यूल और दूसरा रेडिकल ऐसे आ जाए, फिर तो कहानी हो जाएगा, ये दोनों बन जाएंगे, फिर ये चेन और बड़ी हो जाएगी, इधर इधर डॉट डॉट खत्म नहीं हो, एंडलेस चलता रहेगा। समझ गए ना? इसलिए बेटा अगर बगल बगल में हो तो तुरंत आपस में कंबाइन कर जाएंगे। हाँ, अरे मैं स्टोइकियोमेट्री पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, आई एम जस्ट आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट, नॉट देयर नंबर ऑफ मोल्स। क्वालिटेटिव डिस्कशन हो रहा है, क्वांटिटेटिव नहीं हो रहा है। ठीक है, गॉट इट? चलो ऐसे अगला भाई इसका नाम बताओ कोई। हाँ, सक्सिनिक एसिड। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आइए, चलिए मैं अगला एक मॉलिक्यूल देता हूं, सी डबल बॉन्ड सी, COOH COOH। पता है ये कौन सा फॉर्म है, सिस है या ट्रांस? सिस है ना? इसको बोलते हैं मैलेइक। बताया था क्या कभी? मैलेइक एसिड सेम साइड में होता है। इसमें देख, पहले मैं लिख रहा हूं NaOH और दोबारा लिख रहा हूं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सीधा प्रोडक्ट लिख दो तुम लोग, जल्दी करो। यहाँ ये बात लिखा ना तुम लोगों ने, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर। अरे सब लिख दो ना जो भी बन रहा है। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? हाँ, आप तुरंत इसको ब्रेक करो, डॉट डॉट क्रिएट करो, और ये डॉट डॉट आपस में कंबाइन करके क्या बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिलीन कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिलीन। और IUPAC क्या होता है? ETHYNA, इथाइन। एसिटिलीन इज अगेन अ गैस ओनली। गॉट इट बेटा? सो इसी के साथ, अच्छा चलो एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ। अरे क्या मजाक कर रहे हो यार तुम लोग? चलो ये मैं चेक करूंगा आप सबके नोटबुक पे। डू इट, राइट इट डाउन।
चलो बच्चों देखो करना क्या था आप लोगों को, आप यहां से ब्रेक करो, ये बन गया ऐसा, और ये फिर वेट नहीं करेंगे बेटा, ये खुद ही क्या कर जाएंगे, कंबाइन, दे विल कंबाइन। क्या बन गया, देख रहे हो कितना जबरदस्त कंपाउंड बन गया, बाइसाइक्लो कंपाउंड बन गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आगे आवाज समझ में सबको? चले आगे बढ़े अब हम लोग, ठीक है, हो गया। सो वी आर डन फॉर टुडेज लेक्चर, देन अगली क्लास में कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, दैट्स ऑल।